आज की चर्चा का प्रमुख विषय है लोक प्रशासन से आने वाले एवं सुशासन से आने वाले पीटी के जो प्रश्न हैं, जो आगामी पीटी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो पहला प्रश्न है कि यह कथन किसका है? प्रशासन इच्छित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मानवीय एवं भौतिक संसाधनों का संगठन एवं निर्देशन है। तो पहला ऑप्शन है फिफ्नर, दूसरा कैडेन, तीसरा लूथर और चौथा बाइट। तो इसका जो सही उत्तर है पहला फिफ्नर है। तो इस प्रकार के जो प्रश्न हैं लोक प्रशासन में वो बहुत आते हैं, उनकी बारंबारता बहुत अधिक है। स्टेटमेंट से होते हैं, वो सिद्धांत से होते हैं। और लोक प्रशासन का जो पहला चैप्टर है उसमें अधिकांशतः उसके जो मूलभूत सिद्धांत हैं, उसमें थिंकर्स हैं, उनके विचार हैं, उसमें जो पाश्चात्य थिंकर्स हैं, फिर देसी थिंकर्स हैं, उनको अच्छी तरह समझ के हमें याद करना चाहिए। और उनको आंसर राइटिंग में भी जो मेंस में उसको कोट करने से भी इससे नंबर बढ़ने की संभावना रहती है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है फिफ्नर। दूसरा, लोक प्रशासन सीमांत प्रत्यागमता पर आधारित होता है। इसमें सीमांत प्रत्यागमता क्या है? तो पहला कड़ाई से शासन, दूसरा उदार शासन, तीसरा मुनाफा अभिप्राय और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वह है मुनाफा अभिप्राय, तीसरा। तो लोक प्रशासन को जब अगर हम पढ़ें तो देखा जाता है कि जो वो विषय है वो अपने आप में बहुत व्यवहारिक है, लेकिन बहुत लोगों को समस्या होती है कि किताब में जो तकनीकी बातें लिखी होती हैं, चाहे वो अंग्रेजी में हो हिंदी में हो, वो समस्या उत्पन्न करती है। तो उसे अगर संकल्पना के साथ पढ़ा जाए और व्यवहारिक दृष्टिकोण से उसमें हम उदाहरण प्रस्तुत करें, और ऐसे प्रश्न भी आते हैं, यूपीएससी हो चाहे स्टेट कमीशंस हो, वहाँ वो उदाहरण भी पूछता है, तो उसमें समझने की आपको बड़ी आसानी हो सकती है। लेकिन अगर उसको रटने के हिसाब से और ऐसी सिलेबस के हिसाब से पढ़ा जाए तो वो बहुत समस्या उत्पन्न कर सकता है। तो यहाँ जो इसका जो ऑप्शन है मुनाफा अभिप्राय, इसमें ये पूछा गया है कि सीमांत प्रत्यागमता, तो जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो एक सिद्धांत पर चलता है। यानी अगर कोई राष्ट्र है और उसका कोई भी निकाय अगर काम कर रहा है तो वहाँ लोक कल्याणकारी सोच होनी चाहिए, और जो घाटे में भी चल रहे हैं, यानी अगर वो लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है तो उसे बंद नहीं किया जाना चाहिए, उसे चलाना चाहिए। ऐसे बहुत से भारत सरकार द्वारा कार्यक्रम चलाए जाते हैं जो लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, लेकिन उसे कई बार होता है कि बंद भी किया जाता है। हाल के दिनों में जो ऐसे सुधार किए जा रहे हैं, जो हमारे संरचनात्मक सुधार हैं, चाहे अर्थशास्त्र में हो या राजनीति शास्त्र में, तो वहाँ देखा जाता है कि इस प्रकार के जो पहलू हैं उनको ध्यान में रखा जाता है। और बहुत ज़्यादा अगर उसमें समस्या है, मान लीजिए कि कोई निकाय है, अगर वो वहाँ बहुत अधिक घाटा में चल रहा है और उसकी जो उपयोगिता है वो बहुत जीरो है, तो उसे बंद किया जा सकता है। लेकिन सरकार इसको ध्यान में रखती है, उसका अंकेक्षण भी करती है कि अगर वो लोक कल्याणकारी हो, सामाजिक उसका प्रभाव अधिक हो, तो उसे बंद नहीं किया जाना चाहिए। तो यहाँ साधारण शब्दों में अगर आप समझें उसको, तो यहाँ यही बात वो पूछ रहा है। तो इससे आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो सीमांत प्रत्यागमता है उसका डायरेक्ट जो मीनिंग है वो मुनाफा अभिप्राय है, यानी घाटे में भी जो निकाय चलते हैं उसे सरकार को चलाना चाहिए। अगला प्रश्न है कि पोस्ट को सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो पहला ऑप्शन है संगठन, दूसरा नियोजन, तीसरा सीमांकन, चौथा समन्वयन। तो जो पोस्ट कोड थ्योरी है लूथर एवं गुलिक का, ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसमें संगठन, नियोजन और समन्वयन आते हैं, लेकिन जो सीमांकन है, जो लिमिटेशन है, वो नहीं इसमें है। और इसके अंतर्गत इसमें आपको जैसे ये एब्रिविएशन है, इसमें जैसे प्लानिंग है, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन है, स्टाफिंग है, तो इस प्रकार से आप उसको अध्ययन कीजिएगा मीन्स में। और पीटी में भी अगर उसको आप समझ के करते हैं तो वहाँ दिक्कत नहीं आएगी आपको।
तो इसका सही उत्तर है तीसरा सीमांकन। चौथा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है। तो पहला जो हनी रिपोर्ट, उसका वर्ष है 1967। तीसरा लोक प्रशासन फील्ड अफेयर्स सम्मेलन, जिसका मिलान है 1968। तीसरा मिनोब्रुक दृष्टिकोण, जिसका मिलान है 1968। और चौथा वाल्डो रिपोर्ट, जिसका मिलान है 1974। तो इसका जो सही उत्तर है, जो गलत है, वो डी है, यानी वाल्डो रिपोर्ट 1974 में नहीं था, ये 1971 में था, जो कि वाल्डो एक व्यक्ति हैं। और ये जो सारे रिपोर्ट है, जैसे हनी रिपोर्ट है, फिलाडेल्फिया सम्मेलन रिपोर्ट, मिनोब्रुक रिपोर्ट, तो ये एक प्रकार से जो हमारे नवीन लोक प्रशासन से संबंधित जो प्रतिवेदन है, जो वहाँ से सुधार जो पूरे विश्व में हुआ इसके प्रति, और जो इसका उन्मुखीकरण है, यहाँ से ये बातें सामने आती हैं। तो इसी संदर्भ में इसके वर्ष को पूछा गया है। तो इस प्रकार भी प्रश्न आते हैं, उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। तो इसका जो सही उत्तर है वो डी है, वाल्डो रिपोर्ट। अगला प्रश्न है कि नौकरशाही पर पुस्तक नवीन निरंकुशवाद यानी न्यू डिस्पोटिज्म की रचना किसने की। तो पहला लॉर्ड हेवर्ट, दूसरा साइमन, तीसरा मैक्स वेबर, चौथा वाइट। तो जो इसका सही उत्तर है, जिसने न्यू डिस्पोटिज्म की रचना की, जो पहला ऑप्शन है लॉर्ड हेवर्ट। तो एक चर्चित किताब है नवीन निरंकुशवाद, न्यू डिस्पोटिज्म। तो ये नौकरशाही पर पुस्तक है। इसमें जो लस्ट पावर है, यानी जो शक्ति पावर के प्रति जो प्रेम होता है अधिकारियों का या राजनेताओं का, इसके बारे में बहुत अधिक चर्चा की गई है। किस प्रकार से वैध शासन के माध्यम से निरंकुश शासन को स्थापित किया जाता है, ये सब बातें इसमें लिखी गई। तो अगला प्रश्न है कि संयोजकता किसी खास परिणाम की शक्ति है, जबकि प्रत्याशा इसकी संभाव्यता। तो ऐसे में इस गुणनफल का परिणाम क्या है। तो पहला संयोजकता गुना प्रत्याशा बराबर अभिप्रेरण, दूसरा अभिप्रेरण गुना संयोजकता बराबर प्रत्याशा, तीसरा संयोजकता गुना प्रत्याशा बराबर साम्य, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका जो पहला ऑप्शन है कि संयोजकता जो गुना प्रत्याशा बराबर अभिप्रेरण, तो ये इस प्रकार के जो मैथमेटिकल जो बोध हैं, चाहे वो इकोनॉमिक्स में हो या लोक प्रशासन में हो, राजनीतिक शास्त्र में भी होते हैं, तो उसे थोड़ा समझने की आवश्यकता है। इस प्रकार जो विचारधारा दी जाती है, सिद्धांत दी जाती हैं, तो यहाँ उसी से ये पूछा गया है। तो इस प्रकार ये लोक प्रशासन में ये जो गुणनफल ये महत्वपूर्ण है। तो इसका जो सही उत्तर है वो पहला है। अगला प्रश्न है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्थापना कब हुई। तो फैक्चुअल क्वेश्चन है। पहला 1926, दूसरा 1947, तीसरा 1954 और चौथा 1965। तो जो इसका तीसरा ऑप्शन है 1954 वो सही है। तो डॉक्टर जो पॉल एपलबी रिपोर्ट थे, इसी के आधार पर जो है इसे शुरू किया गया था, और इसमें जो है इस संबंधित जो है डिप्लोमा दी जाती है, डिग्री दी जाती है, और यहाँ पर जो अधिकारियों का ट्रेनिंग भी होता है। अगला प्रश्न है कि विकास प्रशासन में प्रभावी एकीकरण क्या है। तो फिर ये संकल्पनात्मक प्रश्न है कि पहला प्रशासनिक संगठन में एकीकरण की क्षमता, दूसरा एकीकरण के स्थान पर विकेंद्रीकरण, तीसरा विकास में शासन में सहभागिता, और चौथा परिवर्तन उन्मुखी शासन। तो बहुत क्लोज है ऑप्शन। तो इसका जो पहला ऑप्शन है, क्योंकि प्रशासनिक संगठन में एकीकरण की क्षमता, तो ये विकास प्रशासन अपने आप में एक बृहद टॉपिक है, उसको अच्छी तरह समझना चाहिए। आंसर राइटिंग में भी हमारे बहुत सहायक है यह, और नवीन लोक प्रशासन में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। तो प्रशासनिक संगठन में जो एकीकरण की क्षमता है, अब आप देखिए थोड़ा सा इसको अगर व्यवहारवादी अप्रोच से समझिएगा तो आपको दिखेगा कि भारत सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, बहुत सारी योजनाएं चलाती हैं, और उसका दायित्व होता है इन निकायों पर, सचिवालयों पर, मंत्रालयों पर। तो उसमें देखा जाता है कि कभी कभी जो एकीकरण होता है, प्रभावी एकीकरण नहीं हो पाता है, अनुपालन में उसमें कमी रहती है। तो उसको जिसे हम कह सकते हैं कि नोडल विभाग, जो उसे देखता है, जो उसे लीडरशिप प्रदान करता है, क्योंकि जो प्रशासनिक पदाधिकारी हैं एक तरीके से वो एग्जीक्यूटिव लीडर हैं,
वो भी नेतृत्व करते हैं। तो इसमें प्रभावी एकीकरण के माध्यम से बहुत सारी योजनाओं को एक मंच में लाया जाता है, एक मंच पर भी लाया जाता है ताकि लोग उसे समझें। अगर आप उसे साधारण शब्दों में समझें तो आप देखिएगा कि जो जिला में या प्रखंड में, अनुमंडल में इस प्रकार के बहुत से ऐसे सम्मेलन होते हैं या मेला लगाया जाता है या कॉन्टेक्ट ड्राइव्स किए जाते हैं, जिसमें कि ऐसे स्टॉल लगाए जाते हैं। इसमें बहुत सारी जानकारी दी जाती है सरकारी, जो लोगों को लाभदायक हो, और बहुत से ऐसे जागरूकता संबंधी कार्यक्रम होते हैं। तो इस प्रकार जो है उसका प्रभावी एकीकरण जो है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत महत्वपूर्ण भाग है। तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो सही है। अगला प्रश्न है कि द इकोलॉजी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की रचना किसने की? तो पहला है रिग्स ने, दूसरा टेलर, तीसरा वेबर और चौथा गुलिक। तो इसका जो पहला ऑप्शन है रिग्स ने, तो फ्रेड F.W. रिग्स जो है 1961 में द इकोलॉजी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, बहुत ही चर्चित पुस्तक है, इसकी रचना की। इस पर अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में देखा जाए तो बहुत अधिक थीसिस इस पर हुए हैं, बहुत ज़्यादा थीसिस इस पर हुए हैं, तो यह महत्वपूर्ण हो जाता है यह पुस्तक। अगला प्रश्न है कि नवीन लोक प्रशासन शब्द किसने दिया? तो पहला टेरी, दूसरा क्रिस्टोफर हुड, तीसरा टेलर, चौथा वेबर। तो इसका जो दूसरा ऑप्शन है यानी क्रिस्टोफर हुड ने जो है इस शब्द की रचना की। जो नवीन लोक प्रशासन है, जो अभी का दौर है, यानी 1990 के बाद जब ग्लोबलाइजेशन आया तो वो प्रशासन भी बाजारों उन्मुखी हो गया, यानी उसमें कुछ ओरिएंटेशन आए जो परंपरागत प्रशासन से बिल्कुल अलग थे, और उसी ओरिएंटेशन पर अभी काम किए जा रहे हैं। अगर प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार किए जा रहे हैं तो एक प्रकार से हम उसे पोस्ट ग्लोबलाइजेशन कह सकते हैं। तो इस संदर्भ में जो क्रिस्टोफर हुड ने इस शब्द को गढ़ा है। अगला जो 11वां प्रश्न है सुशासन से संबंधित, कि भारत में पहली बार सुशासन किस वर्ष मनाया गया था? तो पहला 2013, दूसरा 2014, तीसरा 2015 और चौथा 2018। तो ये एक आसान प्रश्न है कि दूसरा ऑप्शन 2014 यानी 25 दिसंबर जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के अवसर पर ये मनाया गया था, और उसी वर्ष 23 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी और मदन मोहन मालवीय को भारत रत्न भी प्रदान किया गया था। तो 25 दिसंबर को जो है सुशासन दिवस मनाया गया। इस पर बहुत सारे विपक्षी दलों ने आक्षेप भी लगाया कि एक समझकर दिन रहता है, परंतु यह समझने की आवश्यकता है कि सांस्कृतिक जो दिवस है उसका अपना महत्व है, और इस प्रकार के जो राजनीतिक वैधानिक दिवस है उसका एक अपना महत्व होता है। इससे कहीं भी दोनों के महत्व में कमी नहीं आती है, किसी भी तरह से दोनों को ओवरलैप नहीं करता है, सबका एक अपना पृथक महत्व है, तो जिसको जो है विरोध करने की आवश्यकता नहीं थी, और अभी भी ये मनाया जाता है। तो इसका जो सही उत्तर है दूसरा 2014। 2014 में और एक महत्वपूर्ण बात है कि ये जो प्रधानमंत्री की जो मन की बात है जो अभी भी चल रहा है, तो ये 2014 में ही पहली बार शुरू भी हुआ था। दूसरा जो 12वां प्रश्न है कि भारत में ई शासन सुशासन का ही भाग है, तो ई शासन योजना पूरे देश में कब शुरू हुई थी? तो पहला 2004, दूसरा 2005, तीसरा 2006 और चौथा 2010। तो तीसरा 2006 में ये शुरू हुई थी ई शासन, जो हमारा जो भारत में कार्यक्रम के रूप में है। अभी तो ये एक पृथक, एक बहुत बड़ा अगर हम लें तो एक सामाजिक आंदोलन है, क्योंकि पूरे डाटा को, पूरे डॉक्यूमेंट को डिजिटल करने की बात की जा रही है, डिजिटल पर बहुत सारे कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। तो ये उसका जो आरंभ है 2006 में हुआ था। तो बहुत से जो फैक्चुअल प्रश्न हैं, बहुत बार हम देखते हैं कि हम बहुत टफ क्वेश्चन की तरफ ज़्यादा आकृष्ट होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि इजी जो इस प्रकार के फैक्चुअल क्वेश्चन है उसे हम छोड़ देते हैं, और वही अगर छोटे परीक्षा में आते हैं तो हम उसको नहीं कर पाते। तो ऐसा मलाल नहीं होना चाहिए। तो दोनों क्षेत्र को आप अच्छी तरह लें और उसी दिशा में जो है वो तैयारी करें।
अगला प्रश्न है कि सुशासन के तहत किससे अनुक्रियाशीलता का बोध होता है? पहला, संस्थानों द्वारा उचित समय में सेवा प्रदान करना। दूसरा, सूचना को निगरानी के साथ पहुंचाना। तीसरा, अधिकतम उपयोग करना। चौथा, आम सहमति बनाना। तो ये आसान प्रश्न है। जो पहला ऑप्शन है कि संस्थानों द्वारा उचित समय में सेवा प्रदान करना। अब इसके लिए हम आगे देखेंगे कि सेवा कानून भी भारत में लागू हुए, राज्यों ने लागू किए। तो ये अनुक्रियाशीलता जो होती है, जो आप रिस्पॉन्स करते हैं किसी चीज़ पर, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये सुशासन का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। जो यूएन ने इसके 8 स्तंभ बताए हैं, तो इसमें ये एक महत्वपूर्ण भाग है उसका। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? पहला, सुशासन सूचकांक 25 दिसंबर 2019 को शुरू किया गया। दूसरा, 2019 की लोकसभा में कुल सांसदों में से 66% सदस्य आपराधिक केस का सामना कर रहे हैं। तीसरा, सत्यनिष्ठा से जवाबदेही, ईमानदारी एवं विश्वास का बोध होता है। और चौथा, भारत की जो रैंकिंग है भ्रष्टाचार के मामले में, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुधरी है। तो जो गलत है वो चौथा है, क्योंकि 2019 में अगर आप देखें तो जो रैंक है वो 78 से 80 हो गया, तो हम पिछड़ रहे हैं। तो इस प्रकार जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का जो रिपोर्ट है भ्रष्टाचार से संबंधित, वो ठीक नहीं है भारत के लिए। तो इसका जो चौथा ऑप्शन है वो सही संदर्भ में। अगला प्रश्न है कि किस वर्ष 1992 में शासन एवं विकास नामक रिपोर्ट में किसने सुशासन की परिभाषा तय की? तो पहला, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। दूसरा, विश्व बैंक। तीसरा, अमेरिकी संसद। और चौथा, न्यूयॉर्क सम्मेलन। तो इसका जो दूसरा ऑप्शन है विश्व बैंक, वो सही है। अब यहाँ से जो है वो सुशासन पर जो है वो तकनीकी बातें शुरू की गई, गुड गवर्नेंस पर 1992 में इसे वर्ल्ड बैंक ने प्रकाशित किया। और ये बहुत ही क्रांतिकारी कदम था, क्योंकि इससे पूरे देश ने, समस्त राष्ट्रों ने इसे अपनाया और अपने अंदर भी संरचनात्मक सुधार किए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला, ए यानी 2018 में आकांक्षी जिला कार्यक्रम भारत में चलाया गया। बी, इस कार्यक्रम का उद्देश्य सिर्फ कौशल विकास के लिए था। तो पहला ऑप्शन है केवल ए सही, दूसरा केवल बी, तीसरा दोनों सही और चौथा दोनों गलत है। तो जो इसका सही है उत्तर वो केवल ए सही, यानी 2018 में जो पहला ऑप्शन है ए सही, आकांक्षी जिला कार्यक्रम भारत में चलाया गया था। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य जो है सिर्फ कौशल विकास नहीं था, इसमें पोषण, शिक्षा, कृषि, जल प्रबंधन, स्वास्थ्य सभी थे, यानी वित्तीय समावेशन। तो सिर्फ कौशल विकास नहीं था, इसमें बहुत से कंपोनेंट्स थे और 115 पिछले जिलों में चलाया गया था। तो सुशासन को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार के कार्यक्रम जो है आकांक्षी जिला कार्यक्रम भारत में 2018 में चलाया गया था। तो ऐसे प्रश्नों में आप जो है आप कोशिश कीजिएगा कि वाक्यों को अक्षरशः पढ़ें और समझें, उसके लिए हड़बड़ाएं नहीं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं या कथन सत्य है? पहला, ए, भारत में प्रशासनिक सुधार आयोग ने सर्वप्रथम लोकपाल पर विचार रखा। बी, अन्ना हजारे द्वारा प्रथम बार लोकपाल का विचार रखा गया। सी, भारत में 1971 में लोकपाल विधेयक प्रस्तुत हुआ, लेकिन 5वीं लोकसभा के भंग होने पर यह गिर गया। तो इसका जो पहला ऑप्शन है केवल ए सही, दूसरा बी सही, तीसरा ए बी सही और चौथा ए सी सही। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो चौथा ए सी सही, यानी भारत में प्रशासनिक सुधार आयोग ने सर्वप्रथम लोकपाल संस्था पर विचार रखा था। और इसमें देखा गया कि 1966 में यह आया था और भारत में 1971 में, यानी जो 5वीं लोकसभा थी, लोकपाल विधेयक प्रस्तुत तो किया गया था, लेकिन लोकसभा भंग होने पर गिर गया था। ये भी सही बात है। और इंदिरा गांधी का जो है रिजिम था वो, और इस प्रकार जो एसी है वो सही है। और इसमें हमें समझने की और एक आवश्यकता है कि जो लोकपाल और लोकायुक्त शब्द है उससे तकनीकी जो उसे अगर गढ़ा तो वो लक्ष्मीमल सिंघवी जी थे, उन्होंने शब्द जो है दिया है। अगला प्रश्न है कि भारत के प्रथम लोकपाल अध्यक्ष कौन है?
तो पहला पिनाकी चंद्र घोष, दूसरा दिलीप भोसले, तीसरा प्रदीप मोहंती और चौथा अभिलाषा कुमारी। तो इसका जो सही उत्तर है पहला पिनाकी चंद्र घोष, वो सही है। ये भारत के प्रथम लोकपाल अध्यक्ष हैं, वर्तमान में यही इस पद पर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान है? ए शासन डैश सैद्धांतिक पक्ष संविधान, अर्थात शासन का सैद्धांतिक पक्ष संविधान है। बी शासन का व्यवहारिक पक्ष सरकार है। और सी शासन का उद्देश्य सामाजिक न्याय है। तो पहला ए बी सही, दूसरा बी सी सही, तीसरा केवल ए सही और चौथा ए बी सी सही। तो चौथा ऑप्शन सही है, ए बी सी सही है, क्योंकि ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन अगर इसमें दिया गया है, इस प्रकार के प्रश्न के लिए आप तैयार हो जाएं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए वित्तीय अंकेक्षण से धन के सही उपयोग का बोध होता है। बी सामाजिक अंकेक्षण से धन के सही प्रभाव का बोध होता है। सी निष्पक्ष आकलन सुशासन का प्रमुख तत्व है। तो पहला ए सही, दूसरा ए बी सही, तीसरा ए बी सी सही और चौथा केवल बी सही। तो इसका जो तीसरा ऑप्शन है ए बी सी सही, यानी तीनों बातें सही हैं। तो ये जो वित्तीय अंकेक्षण है, अभी हम देखते हैं कि किसी भी योजना का सामाजिक अंकेक्षण होता है या नीति का, तो एक प्रकार से वो धन के सही प्रभाव को बोध कराता है कि समाज में उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, और ये सुशासन को इस प्रकार से जो है बोध कराता है। तो ये निष्पक्ष आकलन जो है वो सुशासन का एक प्रमुख भाग है, उसकी प्रमुख विशेषता भी है। तो इस प्रकार जो सुशासन का जो क्षेत्र है वो आप देखिएगा कि बहुत बड़ा है, और उससे किस पॉकेट में वो प्रश्न पूछेगा वो थोड़ा सा बोलना मुश्किल है। ऐसे आमतौर पर अगर आप मौलिक अधिकार अगर पढ़ रहे हैं पॉलिटी में, तो उसको आप उसके लिए बहुत से पुस्तक में वो दायरे के अंदर जो है बातें लिखी जाती हैं, लेकिन ये एक ऐसा चैप्टर है सुशासन जिसका दायरा ही बहुत ज़्यादा डायनामिक है, बहुत अधिक विस्तृत है। तो इसे समझकर पढ़ना ही आवश्यक है।